हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है। गाइस, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम करने लगे हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बेसिक्स प्रिंसिपल्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक तरह से जड़ है। अगर ये जड़ आपकी मजबूत बन गई तो समझ लीजिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इजी फील होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना इजी भी है और टफ भी है। कई स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है और कई स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगती है। तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कंसेप्ट्स को कैसे बिल्ड किया है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन जो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझने में। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, पहले इनऑर्गेनिक समझ लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली वो वाले कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स की स्टडी होती है जो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से। नॉन लिविंग मैटर से जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो स्टडी करती है कंपाउंड्स को जो नॉन लिविंग मैटर से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब समझ लेते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जस्ट इसका उल्टा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर समझें तो वो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स, वो वाले कंपाउंड्स दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस। जितने भी प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस हैं उनसे जो कंपाउंड मिलते हैं, वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी है, वो वाली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी लाइफ जो है अर्थ पर, उसको सस्टेन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके बिना हम रह ही नहीं सकते। मतलब हम लिविंग जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं, हमें बहुत सारे चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल हमें प्रोटीन्स की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वाइटामिन्स की रिक्वायरमेंट है डेली लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इसके अलावा हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमें न्यूक्लिक एसिड्स चाहिए जो हमारी ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ये सारे जो कंपाउंड जिनके नेम मैं ले रहा हूँ अभी, ये सारे बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स इनका मेन सोर्स है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ, बिकॉज ये कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। तो ये बेसिकली ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सभी कंपाउंड्स में कार्बन मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, कार्बन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखो गाइस, अब माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं। मतलब वो वाले कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सर होता है, दोनों को मिलाकर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो कार्बन बेसिकली बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसी को स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली वो केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन इन्वॉल्व हो। मतलब कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, कार्बन क्यों ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? क्यों? क्योंकि कार्बन की टेट्रा कोवैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी।
अब ये क्वेश्चन आता है कि टेट्रावेलेंसी क्या होती है। टेट्रावेलेंसी, अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को देखें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2, 2s2, 2px1 आएगी, 2py1 आएगी और 2pz0। तो अगर देखा जाए तो p ऑर्बिटल में वेकेंट्स यहाँ पे है, वैलेंसी 4 है कार्बन की। यहाँ से देखा जाए तो कार्बन की जो वैलेंसी है p ऑर्बिटल, इसका हाफ फील्ड है, वेकेंट है, कुछ p के pz वेकेंट है, py वेकेंट है, हाफ फील्ड है, px हाफ फील्ड है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो निकल के आती है 4 मीन्स कि कार्बन कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 मतलब बॉन्ड्स बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्वाइन कर सकता है। तो मतलब एक कार्बन जो 4 अलग बॉन्ड्स बना सकता है, इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंसी, टेट्रा बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है, कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है, देखो कार्बन 4 जो इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, तो इसलिए कार्बन 4 अदर एटम्स के साथ अटैच करता है। और वो अटैचमेंट कैसे होती है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बात आती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया, कार्बन जो ज़्यादातर कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कार्बन एटम फॉर्म्स 4, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में अभी बात की ना, तो कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड। तो ज़्यादातर कार्बन 4 अदर एटम्स के साथ अटैच हो सकता है और 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब यहाँ पे एक और कार्बन की प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। यस, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं। देखो, कैटिनेशन का मतलब होता है दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब अपने ही एलिमेंट के साथ कंबाइन करके बॉन्ड्स बनाना, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो यही एक कार्बन की खासियत है। एक तो ये टेट्रावेलेंस है, टेट्रावेलेंसी होने के कारण 4 अदर कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करता है। 4 अदर्स के साथ कंबाइन करने के साथ साथ ये अपने साथ भी कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्लोज चेन बनाता है। तो ये जो अपने ही एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके अपने ही एटम्स के साथ, मतलब कार्बन के साथ जुड़ता है जब, तो उसके साथ बॉन्ड बनाता है, सेम एलिमेंट के आपस में एटम्स का कंबाइन होना, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। वंस अगेन बता देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट के साथ, सेम एलिमेंट यहाँ पे कौन है, कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करना, कंबाइन करके क्या बनाना, बॉन्ड्स बनाना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो ये देखो कार्बन की बहुत बढ़िया खासियत है कि वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे कुछ और माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि अब इनको दो मैंने आपको चीज़ें बताई यहाँ पे, एक मैंने 2 कंसेप्ट बताए, एक कैटिनेशन, एक टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन का आपको बता दिया, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ कम्बिनेशन एंड मैक्सिमम होती है कार्बन में, सेल्फ कंबाइन करना अपने ही एटम के साथ, उसको कैटिनेशन बोलते हैं। और कार्बन बीइंग टेट्रावेलेंट है, इसलिए इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स और सम अदर मोनोवेलेंट एटम्स। कार्बन कैन फॉर्म, मतलब किसी भी और एटम के साथ कार्बन जो कंबाइन करता है, वो कौन कौन से एटम होते हैं जिनके साथ कंबाइन करता है, बेसिकली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के साथ कंबाइन करके ये मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाता है। ये है इसकी टेट्रावेलेंसी। ये टेट्रावेलेंसी के एक रीज़न ये भी है कि ये स्मॉल साइज होता है। तो यहाँ पे जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन के हैं उनके निकल के आते हैं जनरल फीचर्स। तो पहला फीचर तो यही हो गया कि कार्बन जो कंबाइन करता है, कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो किन किन के साथ कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, फॉस्फोरस के साथ, तो क्लोरीन के साथ, हैलोजन्स के साथ, एक्स लिख देता हूँ, एक्स मीन्स हैलोजन। तो इनके साथ जो कंबाइन करके कार्बन बॉन्ड बनाता है, बहुत सारे बॉन्ड। अब और फीचर के बारे में बात करते हैं
कार्बन के जो दूसरे फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स। बेसिकली कार्बन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसमें कार्बन पाया जाता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन की ज़्यादा कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन्स, यहाँ पर भी कार्बन पाया जाता है। तो ये खासियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं। और कुछ दीज में आल्सो भी गैसेस भी हो सकती है, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर कोवलेंट इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर कोवलेंट इन नेचर होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो कैसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है। तो यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स। तो बेसिकली कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली 3 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 है कंप्लीट फार्मूला मेथड, जिसमें कंप्लीट फार्मूला आता है, मतलब पूरा फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, ठीक है जी। जो थर्ड मेथड आता है उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है जी। थर्ड फार्मूला आता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके साथ हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कार्बन कंपाउंड्स को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंप्लीट फार्मूला में। कंप्लीट फार्मूला में बेसिकली ऑल जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम्स, उनको हम क्लियरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे 4 कार्बन एटम का एक कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो साथ में हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंसी होती है, तो एक कार्बन जो 4 अदर बॉन्ड से साथ अटैच होता है, 4 अदर बॉन्ड्स के साथ, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। यस, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो ये बॉन्डिंग बना दी, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट फार्मूला मेथड। ओके, अब मैं इसी को कंडेंस्ड फॉर्म में तो कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ा सिकुड़ा हुआ, मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा CH3 CH2 CH2 और CH3। ये सेकंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड मेथड है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में बेसिकली क्या होता है, इसको फोल्ड करके मैं बॉन्डेड फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो बॉन्डेड फॉर्म में यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो मैं ऐसे 1 2 and 3, तो इस तरह 1 2 3 4। तो ये बेसिकली कॉर्नर जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 3 और 4। तो इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्म, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं कार्बन को रिप्रेजेंट करने के। कार्बन के जितने भी फार्मूलाज होते हैं उनको हम इस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी आपको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, तो उसमें आपको फाइंड करना होता है। कई बार डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, इस तरह मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने डबल लाइन खींच दी। तो ये जो डबल लाइन है मैं दोबारा बना देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली पता चल जाए। देखो ऐसे अप्स एंड डाउन्स लाइंस में मैंने यहाँ पे डबल लाइन खींच दी, तो इस डबल लाइन का मतलब है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन। तो एग्जाम में कई बार इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है। तो दोबारा बता रहा हूँ, कंप्लीट फार्मूला में हमने क्या किया, स्ट्रेच्ड कंप्लीट फार्मूला में मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाई। कंडेंस्ड फार्मूला में मैंने क्या किया, उसी फॉर्मूले को कंडेंस कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जो हाइड्रोजन मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे थे उसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। बॉन्ड लाइन में बस जस्ट लाइन की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिफरेंट बॉन्ड्स जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ उन बॉन्ड्स को। तो गाइस ये इस तरह से 3 मेथड्स हैं रिप्रेजेंटेशन के कार्बन कंपाउंड्स के। इसके अलावा अब माइंड में आता है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे, यस, ताकि आपको इस ये जो चार्ट है बहुत इजी वे से विजिबिलिटी इसकी बढ़ जाए। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम बांटते हैं, डिफरेंट कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो उसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उनके मेन सब पार्ट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर बात की जाए तो बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है। वन इज ओपन चेन या स्ट्रेट चेन, अनदर इज क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ओपन चेन जो होता है उनको हम एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। असाइक्लिक और एलिफैटिक भी बोलते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो इसमें बेसिकली अलग अलग आते हैं टाइप्स, इसमें अल्कीन, डबल बॉन्ड वाले, और अल्काइन, ये 3 टाइप्स ऑफ इसकी कैटेगरी में आते हैं एलिफैटिक में, असाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफैटिक। बेसिकली ओपन चेन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, जिसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन चलती आ रही है, कोई इसमें क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बंद नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट चेन की तरह रिप्रेजेंटेशन है। अब हम क्लोज चेन को बात करते हैं, इसमें इसका नाम था असाइक्लिक, और क्लोज चेन का मतलब होता है जो क्लोज हो, मतलब जो स्ट्रक्चर हो कार्बन की, अगर मैं स्ट्रेट चेन की जगह मैं यहाँ क्लोज्ड फॉर्म में कार्बन का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करूँ तो दैट इज क्लोज चेन। क्लोज चेन डबल बॉन्ड की भी हो सकती है, सिंगल बॉन्ड की भी हो सकती है। तो क्लोज चेन को इसको मैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बोलता हूँ, रिंग भी बोल सकता हूँ, ठीक है जी। और इसको साइक्लिक भी बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, रिंग कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स, ये बेसिकली क्लोज का पार्ट आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्लोज को आगे सब 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो मैं अगर बात करूं आगे सब डिवीजन करूं इसकी, तो ये यहाँ पे आ जाता है होमोसाइक्लिक, और नेक्स्ट इसी का आगे सब पार्ट आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक। ओके, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिंग लाइक। अब होमोसाइक्लिक क्या होता है? होमोसाइक्लिक बेसिकली जिसमें एक जैसा स्ट्रक्चर हो, होमोसाइक्लिक, उसको हम होमोसाइक्लिक के पार्ट में मानते हैं। होमोसाइक्लिक मतलब जिसमें बॉन्ड एक जैसा हो। तो अभी मैंने जो ड्रॉ किया है ये, तो ये होमोसाइक्लिक है। जैसे मैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दूं तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये होमोसाइक्लिक, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है हर एक जगह, ठीक है जी। हेट्रोसाइक्लिक में आपको सिंगल बॉन्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होमो में एक जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक जैसे कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। जहाँ तो सिंगल ही बॉन्ड होगा सारा, जहाँ फिर सारा डबल बॉन्ड होगा। मतलब 2 वैरायटी के यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। जैसे ये बेंजीन में बना देता हूँ, तो बेंजीन में बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये जो होमोसाइक्लिक है इसको साइक्लो बोलते हैं, साइक्लो कंपाउंड्स, और इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आ जाती है, मतलब डबल बॉन्ड जो होते हैं 3 डबल बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स है जिनमें बेसिकली एक ही वैरायटी का बॉन्ड्स होगा, मतलब सेम नहीं आएगा सारा स्ट्रक्चर, सेम बॉन्डिंग नहीं आएगी, तो वो है हेट्रोसाइक्लिक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको याद कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक की अगर हम सिंपल बात करें तो ये वो रिंग होती है 1 और मोर जो एटम्स होते हैं, इधर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इन एडिशन टू कार्बन एटम हो, मतलब जिसमें नाइट्रोजन ऐड हो, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन ऐड हो, ये हेट्रोसाइक्लिक। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के ही बॉन्डिंग आती है होमो में, ओके। तो हेट्रोसाइक्लिक में बेसिकली कौन से कंपाउंड आते हैं? वो वाली रिंग जिसमें 1 और मोर एटम्स इधर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इसके साथ अटैच हो। तो अगर यही स्ट्रक्चर को हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ पे होमोसाइक्लिक को आगे सब 2 पार्ट्स में भी बांटा जाता है, यह मैंने बना ही दिया वैसे स्ट्रक्चर। होमो के 2 आगे पार्ट आ जाते हैं, एक आ जाता है एलिसाइक्लिक जो होते हैं साइक्लो कंपाउंड्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा आता है
एरोमेटिक मैंने यहाँ ड्रॉ किया है बेंजीन का, ये बेसिकली जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, और एलिसाइक्लिक जिसमें सिंगल बॉन्ड का क्लोज स्ट्रक्चर हो। तो ये अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि ये आपको पूरी तरह से समझ लग गया होगा, इसमें कोई भी अभी आपकी डाउट नहीं रही होगी, ठीक है जी। अब इसमें एक पार्ट और रह गया यहाँ पे, एरोमेटिक। एरोमेटिक को आगे फिर फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है बेंजीन वाले, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन, तो इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन, यस, बेंजोनाइड। तो दोबारा लिख देता हूँ, स्पेलिंग थोड़े से करेक्ट वे से, बेंजीन, तो बेंजीन लिख के बेंजोनाइड, ठीक है जी। तो ये बेंजीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स हो, और दूसरा आता है नॉन बेंजीन। बेंजीन में और नॉन बेंजोनाइड में क्या डिफरेंस है? बेंजोनाइड, जो नॉन बेंजोनाइड होते हैं बेसिकली उसमें 6 कार्बन एटम्स के साथ मतलब कोई और कार्बन एटम अटैच हो, उसमें कोई ऑक्सीजन अटैच हो, कोई अदर कंपाउंड अटैच हो। बेंजीन में बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन के ही कंपाउंड हो गए। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ इस तरह का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड है, इसमें जो ये बेंजोनाइड्स कंपाउंड्स हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के ही सारे क्लोज स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर मैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और कंपाउंड बना दूं और मतलब कोई और फंक्शन ग्रुप अटैच कर दूं, तो दैट विल बी नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दूं। तो यहाँ पे नॉन बेंजोइड का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ सो दैट आपको ये भी क्लियर हो जाए। यस, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, तो ये है नॉन बेंजोइड, ठीक है जी। बेसिकली इसमें अलग अलग तरह का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया। तो ये है बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये चार्ट बन गया आपका, आप इसको दोबारा थोड़ा सा देख सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन कौन से होते हैं? जिसमें स्ट्रेट चेन हो कार्बन कार्बन कंपाउंड्स की, और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स जो बने हैं इसको असाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इस कैटेगरी में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आते हैं। क्लोज चेन बेसिकली रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के एक जैसे कंपाउंड्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है क्लोज स्ट्रक्चर हो सकता है विद सिंगल बॉन्ड, और क्लोज स्ट्रक्चर हो सकता है विद डबल बॉन्ड। और हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी कंपाउंड्स आए, मतलब नाइट्रोजन अटैच हो, ऑक्सीजन अटैच हो, तो इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेसिकली 1 और मोर एटम्स जो है, इधर नाइट्रोजन एटम हो, ऑक्सीजन हो और सल्फर इन एडिशन टू कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कुछ और भी कंपाउंड्स हो, तो वो बन जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले क्लोज स्ट्रक्चर्स, एरोमेटिक होते हैं बेंजिक टाइप स्ट्रक्चर। तो एरोमेटिक को सब डिवाइड किया जाता है बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। बेंजोनॉइड में बेसिकली बेंजीन क्लोज स्ट्रक्चर होता है कार्बन हाइड्रोजन का, और इसमें डबल बॉन्डिंग होती है, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। और नॉन बेंजोनाइड जो होते हैं, बेसिकली नॉन बेंजोनॉइड को हम कह सकते हैं कि जिसमें इन एडिशन टू देयर आर सम कंपाउंड्स विच शो एरोमेटिसिटी बट डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, मतलब बेंजीन की तरह ना स्ट्रक्चर हो, कुछ और डिफरेंट हो, उसको हम बोल सकते हैं बेंजोनॉइड। तो बेसिकली इसको नॉन बेंजोनॉइड को एक मैं थोड़ा सा और रिप्रेजेंट कर देता हूँ, थोड़ा आगे यहाँ पे अलग सा स्ट्रक्चर हो थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर आ सकता है यहाँ पे, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ पे बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर ना हो, तो ये बन जाता है नॉन बेंजोनॉइड, ठीक है। जिसमें बेंजीन की शेप में स्ट्रक्चर हो बेंजोनॉइड, और नॉन बेंजोनॉइड मतलब जिसमें बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर ना हो। नेक्स्ट कुछ और क्लासिफिकेशन भी हम करते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच्ड। अगर कार्बन अटैच जो है उसके बेस पर भी हम इनका जो स्ट्रक्चर है कार्बन कंपाउंड्स को वो डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें बेसिकली 3 तरह का स्ट्रक्चर आता है। पहला आता है प्राइमरी कार्बन एटम,
प्राइमरी कार्बन एटम के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, ठीक है। और दूसरा आता है सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी कार्बन एटम टाइप स्ट्रक्चर, अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बताऊंगा। तो ऐसे ही आता है टर्शरी, ठीक है, टर्शरी कार्बन एटम्स, मतलब जिस प्राइमरी में बात कर रहे हैं तो वहां पे व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद द वन और अदर कार्बन एटम ओनली, मतलब एक ही कार्बन एटम के साथ सारा स्ट्रक्चर हो, वो प्राइमरी कार्बन एटम्स आते हैं। सेकेंडरी की बात करें, व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद टू अदर कार्बन एटम्स, मतलब दो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो तो वो सेकेंडरी आता है। 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो, मतलब एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच हो, टर्शरी आता है। एक कार्बन एटम दूसरे और कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो सेकेंडरी आता है। और अगर एक कार्बन एटम एक के साथ अटैच हो तो वो आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन की पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसका स्ट्रक्चर। ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी के साथ हो तो सेकेंडरी, टर्शरी के साथ हो तो टर्शरी कार्बन। अब यहाँ पे एक और माइंड में क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आता है दैट इज, आज हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे आपके साथ हम बहुत ही हाई लेवल की अच्छे कंटेंट बेस वीडियोस लेके आ रहे हैं। ओके, सो दैट आपकी जो प्रेपरेशन जेई हो, चाहे क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, उसकी प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके। तो गाइज बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। द एटम जो भी कोई, कई बार हमने देखा होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और OH ग्रुप टाइप और NH2 ग्रुप और कई बार COOH, इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अटैच होते हैं। CHO, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये अटैच होते हैं विद द अल्काइल ग्रुप, मतलब मेन कार्बन एटम जो अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे मिथाइल, अथाइल, जैसे CH3OH यहाँ पे आ गया, C2H5OH आ गया, तो C2H5CHO आ गया, तो यहाँ पे CHO, OHO, OH, तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं और सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स को हम बोलते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप इसलिए अटैच होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वीक होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, उनको रिएक्टिव बनाने के लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच किए जाते हैं केमिकली, सो दैट वो रिएक्टिव बन सके, तो उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स के कैटेगरी में, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की कैटेगरी में, और कार्बन के साथ जो कुछ अटैच हो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस के कुछ ग्रुप्स जो अटैच हों अदर एटम्स, तो वो वाले फंक्शनल ग्रुप। पहले मैं कार्बन कार्बन के मल्टी बॉन्डिंग वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूँ, जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं अल्केन्स, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अल्कीन्स, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अल्काइंस। ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स हैं कार्बन कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, अदर एटम्स लाइक, मतलब कार्बन के जो बॉन्ड्स बन रहे हैं विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, इनके साथ जो फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं इनमें बेसिकली एक्स को मैं बोल सकता हूँ हेलोजन्स के साथ अटैचमेंट हो सकती है, मतलब कार्बन के साथ हेलोजन, मिथाइल, इथाइल, अल्काइल ग्रुप के साथ, तो बेसिकली ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट है। अल्काइल ग्रुप कौन से ग्रुप्स होते हैं? मिथाइल, इथाइल, ब्रोमाइड, C2H5, मतलब अल्केन्स में एक हाइड्रोजन कम कर दी जाए तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाते हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ अगर मैं यहाँ पे अगेन बता देता हूँ, जब भी अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो कौन सा होगा? अगर एक्स होगा, एक्स मतलब हेलोजन होगा, तो उसको हम बोलेंगे हेलाइड्स। तो ये है कौन सा? हेलाइड ग्रुप, हेलोजन वाला हेलाइड्स।
ठीक है। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच होता है तो इसको हम बोलते हैं अल्कोहल्स, अल्कोहल्स OH ग्रुप, ठीक है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होता है सिंगल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में तो इसको बोलते हैं ईथर्स। ये मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप्स बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट अगर यहाँ पे CHO ग्रुप अटैच होता है अल्काइल ग्रुप के साथ, ये सारे अल्काइल के साथ अटैचमेंट है, तो फॉर एग्जांपल जैसे CH3CHO, तो ये जो CHO ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड्स, ओके। अगर यहाँ पे COOH ग्रुप अटैच होता है तो इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिल एसिड्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं जो अटैच होते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ। तो अल्काइल ग्रुप के साथ और भी बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ अगर NH2 अटैच हो तो इसको बोलते हैं अमाइंस, अमाइंस। अगर CONH2 अटैच हो तो इसको बोलते हैं अमाइड्स, अमाइड्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर C डबल बॉन्ड OR अटैच हो तो इसको बोलते हैं एस्टर्स, एस्टर्स। और अगर C ट्रिपल बॉन्ड N अटैच हो तो इसको बोलते हैं नाइट्राइल्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने फंक्शन ग्रुप आपके साथ शेयर किए। तो अभी एक रह गया है, और C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो तो ये होता है कीटोन्स। तो ये डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आपके पूरे सिलेबस में क्लास 11th क्लास 12th में आप पढ़ोगे कि ये कौन कौन से फंक्शन ग्रुप्स होते हैं। तो बेसिकली मैंने वंस अगेन यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी कार्बन कार्बन में भी बॉन्डिंग होती है, मल्टीपल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड हो सकती है, सिंगल बॉन्ड हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, तो ये है कीटोन। अब आगे बात आती है कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर मींस कि कैसे हमने इसकी नेमिंग करनी है। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको नेमिंग हम कैसे, नेमिंग करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक है ट्राइवल सिस्टम, एक है IUPAC सिस्टम। ट्राइवल सिस्टम को बेसिकली कॉमन नेम भी बोलते हैं, ये ओल्ड सिस्टम है, और बेसिकली इसमें जो नेम दिए जाते हैं कंपाउंड्स के, वो जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है उसी से उनकी नेमिंग की जाती है। जैसे मिथाइल अल्कोहल, उसको हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। रेड एंड से फॉर्मिक एसिड रेड एंड से डेवलप हुआ है तो उसको फॉर्मिकस भी बोलते हैं। तो ऐसे मतलब ट्राइवल सिस्टम डेवलप हुआ था। तो ट्राइवल सिस्टम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, मतलब जिस सोर्स से वो ऑब्टेन्ड हुए हैं उससे उनका जो नेम हुआ है उसको हम बोलते हैं ट्राइवल सिस्टम, ठीक है जी। तो दीज नेम्स आर विदाउट एनी सिस्टमैटिक बेस, मतलब ये जो ट्राइवल सिस्टम का नेम्स है ये विदाउट एनी सिस्टमैटिक सिस्टम से बने हुए हैं, मतलब कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया गया, बस जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है उसी से उनकी नेमिंग कर दी गई है। जब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है IUPAC नेम्स। IUPAC नेम्स बेसिकली है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली ये एक सिस्टम है जिसमें सिस्टमेटिकली लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम जनरेट किया गया है, नेम दिया गया है। ये बेसिकली जिनेवा सिस्टम भी इसको बोलते हैं। जिनेवा में ये बेसिकली डेवलप हुआ था 1947 के आसपास, ठीक है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर मेथड बनाया गया है जिससे भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग करना है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली 3 पार्ट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम किया जाता है। नंबर 1 पार्ट है वर्ड रूट, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को स्टडी किया जाता है बेस्ड ऑन नंबर कार्बन एटम। वर्ड रूट क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस कंपाउंड में अटैच हैं। जैसे 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपेन होता है, 1 के लिए मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है। ये मैं अभी डिटेल में आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है सुफिक्स। सुफिक्स मतलब एंड पे क्या लगा है, मतलब एंड पे कोई भी कंपाउंड है उसका नेचर ऑफ लिंकेज क्या है, किस तरह की उसके साथ लिंकेज है, वो बताता है सुफिक्स। तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आता है वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बेसिकली साइड चेन के बारे में बताता है कि कोई भी स्ट्रेट चेन है उसके साथ साइड में, जैसे मैंने ये कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट किए, इसके साइड में किस तरह के कार्बन एटम्स हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके बारे में बताता है प्रीफिक्स।
तो तीनों को जोड़कर हमारा जो मेन कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग होता है। तो वंस अगेन बता देता हूं, वर्ड रूट बेसिकली बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में। तो एक के लिए मेथ यूज किया जाता है, 2 कार्बन एटम्स के लिए एथ यूज किया जाता है, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट यूज किया जाता है। अगर 4 कार्बन एटम्स की कोई स्ट्रेट चेन हो तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम के लिए मैं ब्यूट यूज करूंगा और सिंगल बॉन्ड के लिए एन सुफिक्स मैं यूज करूंगा एन। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन सुफिक्स होता है, डबल बॉन्ड के लिए एन होता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी वंस अगेन बताया कि सुफिक्स बेसिकली लिंकेज ऑफ कार्बन एटम बताता है कि कार्बन एटम में किस तरह का नेचर क्या है, बॉन्डिंग का नेचर क्या है। सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाइन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड मैंने रिप्रेजेंट किया तो 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज किया गया है, तो बन जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटीन। तो बेसिकली अब मैं बात करता हूँ, सुफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सुफिक्स अभी मैंने जो बताया, इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ लिंकेज इन द कार्बन एटम में किस तरह की लिंकेज कितनी है, कार्बन कार्बन में किस तरह की लिंकेज है, सिंगल बॉन्ड की है, डबल बॉन्ड की है, ट्रिपल बॉन्ड की है। इसके अलावा भी होते हैं सुफिक्स, वो होते हैं सेकेंडरी सुफिक्स, जिसमें कोई फंक्शन ग्रुप जो अटैच किया गया है उसके अकॉर्डिंगली नेमिंग की जाती है। जैसे अल्कोहल ग्रुप हो तो OL लगता है, OH ग्रुप हो तो OL लगता है, CHO ग्रुप हो तो AL होता है, COOH हो तो OIC एसिड होता है, C डबल बॉन्ड हो तो ONE। ये आपको चार्ट आपकी बुक में मिल जाएगा, आप वहां से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है थर्ड पार्ट की, वो होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बेसिकली साइड चेन के बारे में बताता है कि कार्बन कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, सब चेन्स कौन सी हैं, साइड चेन कौन सी है। सपोज यहाँ पे मैंने 4 कार्बन एटम्स का एक कंपाउंड बनाया, उसमें एक मैंने ब्रांच लगा दी CH3 की। तो अगर इसकी नेमिंग करूं तो 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, वर्ड रूट मेरा आ गया, वर्ड रूट के साथ सुफिक्स आ गया और स्टार्टिंग में मेरा आ गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा आ गया, मिथाइल ग्रुप। तो कितने नंबर पे लगा उसको नंबरिंग भी बतानी है IUPAC के अकॉर्डिंगली। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए सेकंड नंबर पे वो मेरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो मैंने 2 मिथाइल दे दिया। तो अब मेन जो फार्मूला है वो बनता है, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सुफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी सुफिक्स आता है। इस फार्मूले को यूज करते हुए आपने जो नोमेनक्लेचर डिफाइन करना है, IUPAC नेम से डिफाइन करना है। साथ में जो आपने बात ध्यान रखनी है वो है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है। यस, फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है। तो फंक्शन ग्रुप की जो प्रेफरेंस है वो भी यहाँ पे मैटर करती है कि किस फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर किस तरह का देना है, कैसे उसकी नेमिंग होगी। तो IUPAC नेम्स में कुछ डेफिनेट रूल्स बने हुए हैं, उन रूल को फॉलो करना है कि हमेशा आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है। फिर अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको लोएस्ट नंबर देना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको लोएस्ट नंबर देना है। तो इस तरह आप IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है CH3, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली मैंने CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे मैंने CH2 और साथ में OH ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक ब्रांच लगा दी। मैं कार्बन एटम कम कर देता हूँ यहाँ पे अरेंज करके, क्योंकि मैं ब्रांच लगाना चाहता हूँ। तो एक कार्बन जो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ में मैंने CH3 ब्रांच में लगा दी। ये जो ब्रांच है इसको बोलते हैं प्रीफिक्स और ये जो फंक्शन ग्रुप लगा है इसको बोलते हैं सुफिक्स। ओके, तो ये जो मेन है ये है हमारा वर्ड रूट। ओके, तो इस तरह हम इसको नेम कर सकते हैं। पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट, फिर सुफिक्स प्राइमरी आएगा, फिर सुफिक्स सेकेंडरी आएगा। तो ये था कि कैसे IUPAC सिस्टम में हम इसको नेमिंग कर सकते हैं। आई होप कि आज का जो सेशन है काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में जाना होगा। तो नेक्स्ट जो इसका सेकंड सेशन आएगा उसमें मैं और भी डिटेल में आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।